अमेरिका अब इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसको एक तरह से बोनस में मिला है इस पूरे 28 फरवरी से हुए संघर्ष में। वो उसका एक बोनस है जिसको अब उसका आजीवन उसके पास एक इस तरह का एक कुछ आ गया है फंड जो आजीवन उसको पैसा देगा। उसको लेके अमेरिका की खींचतान है और सारा जो इस समय है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बेसिकली कंट्रोल किसका रहेगा या ईरान अपना कंट्रोल उसमें छोड़ दे, ये सारी जद्दोजहद इसको लेके है। तो अब चाबहार पे जब उसने अटैक किया है तो हमारी तरफ से संतोष भाई साहब ये बताइए कि हमारी तरफ से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आती है? भाई वहां पे वो तो भारत का पैसा लगा है, हम चुप रह के क्या ज्यादा बड़ी मुसीबत बुला रहे हैं या बोल के हम ज्यादा बड़ी मुसीबत बुलाएंगे? जरा ये भी समझा दीजिएगा प्रोफेसर संतोष। पेचीदा सवाल कर रहे हैं आप आनंद भाई। इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि हमारी स्थिति ऐसी है जिसे कहते हैं अंटी दबी हुई हो, और ये मतलब ये बहुत दुखदाई, हमारे लिए दुखदाई स्थिति इस वजह से है कि मतलब एक इसका सिक्योरिटी एंगल जो है पूरा हमारे, और कमर्शियल एंगल, सबसे बड़ी बात एक्चुअली सिक्योरिटी एंगल तो कम है, कमर्शियल एंगल बड़ा है, सिक्योरिटी पे भी आ जाऊंगा। कमर्शियल एंगल ये है कि हमारा जो निवेश था वो 110-120 मिलियन डॉलर का था, और हमने उस पोर्ट को डेवलप करने में वो निवेश किया, और कुछ बहुत रेलवे लाइन को डेवलप करने के लिए भी किया। उस पर मैंने थोड़ा सा गौर किया कि वो रेलवे लाइन पूरी तैयार है कि नहीं तैयार है। बात यह है कि चाबहार पोर्ट से और नॉर्दर्न बॉर्डर, जो उत्तरी बॉर्डर है ईरान का, जो अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान इत्यादि से मिलता है, वहाँ मशाद नाम का शहर है ईरानी, वहाँ तक एयरपोर्ट, वहाँ तक रेलवे लाइन का बनाने का इरादा है। बात यह है कि बीच में एक शहर पड़ता है जाहिदान, और जाहिदान से मशाद तक तो रेलवे लाइन है, मगर ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का पूरा, जिसमें तेजी से ट्रेन चाबहार से मशाद तक जा सके, और क्योंकि वो एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हमको अफगानिस्तान से कनेक्ट कर सकता है, और उसके ऊपर फिर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान से होते हुए कजाकिस्तान से मॉस्को तक कनेक्ट कर सकता है। ये हमारा इरादा करीब 15-20 साल से रहा है, और मुझे ये ताज्जुब हो रहा है कि हमने अभी तक इस काम को पूरा क्यों नहीं किया। अब नहीं किया तो नहीं किया, इस विषय में मैं अभी लौटूंगा, मगर इसका एक सिक्योरिटी एंगल भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कि आपने वजह फरमाया कि कुछ 80 या 100 किलोमीटर की ही दूरी पे पाकिस्तान के सी शोर पे ग्वादर नाम का पोर्ट है, जिसको चीनियों ने डेवलप किया है, और वो उनकी एक रेलवे लाइन उत्तर तक जा रही है, वो चीन और अक्साई चीन होते हुए चीन तक कनेक्ट करती है। तो वो एक उनकी स्ट्रेटेजिक मजबूती है, और हमारी इसेंशियली ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिक इसका महत्व नहीं था चाबहार के इन्वेस्टमेंट का, हमारा कहीं ज्यादा कमर्शियल इंटरेस्ट था। अब एक मुद्दा और मैं थोड़ा सा उठा दूं कि अगर हमने अपने हाथ स्वयं बांध लिए, बेसिकली अमेरिका ने बांधे हैं हमारे हाथ, तो हमने फिर अब ये घोषणा की है कि ये जो 1 फरवरी 26 का जो हमारा बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किया, उसमें चाबहार पोर्ट के लिए 1 पैसा, 1 कौड़ी भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, अब विडंबना देखिए आनंद भाई कि चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल अच्छा खासा चीन ही कर रहे हैं। चीन पहुंचा हुआ है, जाहिर है चीन तो पूरी तरीके से ईरान के साथ है, उनको हर तरीके की मदद, खासतौर से रेडार की और ड्रोन इत्यादि की, वो सब स्ट्रेटेजिक किस्म की मदद कर रहे हैं। अब आप देखिए कि चीन इधर भी, ग्वादर में भी, अब यहाँ भी आ गया, और हमारा इन्वेस्टमेंट था।
अब एक आखिरी बात कहकर के मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि ये दुखद बात है कि हमने अमेरिका के दबाव में एक तरीके से हाथ खड़े कर दिए हैं, और ऐसा सच पूछिए तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी विदेश नीति का एक सिद्धांत है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी तो आप बातें करते हैं, मगर असलियत में आप उसका तो जमीन पे नहीं उतारते हुए दिखते हैं, ये साफ जाहिर है। आखिरी मुद्दा ये मैं आपके श्रोताओं के लिए बता दूं कि हाल में उज़्बेकिस्तान, ये जो ब्रिक्स का बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसका सदस्य बना है। तो अभी परसों ही मैंने ब्रिक्स टीवी को एक इंटरव्यू दिया जिसमें ये चर्चा की गई कि ये संभव है कि हमने हाथ जरूर खींच लिए हों, मगर हमारा कमर्शियल जो हित है वो बरकरार रह सकता है अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक उसमें इन्वेस्टमेंट करे और वो इन्वेस्टमेंट करके रेलवे लाइन बनाए, क्योंकि उज़्बेकिस्तान का हित है, इसमें इंटरेस्ट है कि वो रेलवे लाइन अगर बनेगी तो एक जो ट्रेड का रूट उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान जैसे देशों का जो हमारे संग ट्रेड है उसमें बढ़ोतरी होगी। क्योंकि आज की तारीख में हम अफगानिस्तान डायरेक्टली तो एंटर कर नहीं सकते, पाकिस्तान के थ्रू पाकिस्तान अलाउ नहीं करता। तो ये है महत्ता इसकी। तो ये संभावना एक बनी है, मगर देखिए आगे आगे होता है क्या। जी संतोष भाई, मैं एक दो चीजें आपसे समझ लूं जो मेरी बहुत साधारण बुद्धि से ये लगता है कि आज की तारीख में जो विदेश नीति है, अगर वो आपकी अच्छी हो, एक अच्छा बढ़िया विदेश मंत्री हो, और मैं कल कहीं बात कर रहा था, मैं स्वर्ण सिंह से बात मैं चर्चा कर रहा था, लोग सबका नाम याद रखते हैं, इंदिरा गांधी का नाम याद रखते हैं, मानेक शॉ साहब का नाम याद रखते हैं, लेकिन 1971 की जो फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी रूस के साथ, उसके आर्किटेक्ट, उसके वो लिखने वाले स्वर्ण सिंह थे। स्वर्ण सिंह जाके वहाँ टाइम लगाए थे, मॉस्को गए थे, लंबा समय लगाए थे, और उस ट्रीटी को कहीं ना कहीं कागज उस पर लाए थे, टेबल पे लाए थे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर अच्छी फॉरेन पॉलिसी है तो आपका ये डायरेक्टली असर डालती है डिफेंस पे, आपका डायरेक्टली असर डालती है कॉमर्स पे, आपका डायरेक्टली असर डालती है फाइनेंस पे, क्योंकि तभी लोग यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। और एक चीज और है कि भारत के रेफरेंस में, बाकी देशों में ये नहीं है, भारत के रेफरेंस में ये सीधे आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम पे डालती है, क्योंकि जो हमारी सेंट्रल मिलिट्री पुलिस है सीएमपी, वो आज भारत के बॉर्डर को टेक्निकली वो देख रहे हैं, क्योंकि हमारे बॉर्डर डिफाइंड नहीं है, हम लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं पाकिस्तान और चाइना से। मैं इसलिए इस बात को दर्शकों को भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पे सेंट्रल मिलिट्री पुलिस है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंतर्गत काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत नहीं करती। तो मैं ये 4-5 जो मंत्रालय हैं, अगर आपने अच्छा विदेश नीति बना ली तो ये सबको थोड़ा राहत मिलती है, और आप डेवलपमेंट की तरफ पैसा भी ज्यादा कर सकते हैं, ध्यान भी ज्यादा, साधन भी ज्यादा हो सकते हैं। तो हमारी फेल्ड फॉरेन पॉलिसी, वी आर पेइंग इट वेरी हेवी फॉर दैट। मैं इस पे जरा एक लार्जर कंटेक्स्ट में आपसे समझ। बहुत सही आपने सवाल किया है कि और ये चिंता मुझे भी बहुत महीनों से सता रही है। जब से मैं पा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की एक और बात होती है और काम उसका बिल्कुल उल्टा होता। हिमांशु जी की बात पे थोड़ा सा मैंने गौर किया। हिमांशु भयानी साहब और गढ़वी साहब दोनों ही बहुत ही पते की बातें कर रहे थे, जाहिर है बहुत जानकारी है उन्हें। उसके संदर्भ में मैं कुछ बातें कर लूँ। आपने जो मुद्दा उठाया है उसके संदर्भ में सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँ आनंद भाई कि हमारा एक विकसित विकासशील देश है, गरीब देश है, और हम फिर भी बड़ा देश है, और बहुत ज़रूरी है कि हमारी विदेश नीति पूरी तरीके से एक डेवलपमेंट इम्पेरेटिव, जिसको मैं डेवलपमेंट इम्पेरेटिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी कहता हूँ,
उसके अंतर्गत काम करनी चाहिए उसको। यानी कि अगर डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव रहेगा निरंतर फॉरेन पॉलिसी के में, तो भारत का हित होगा। अगर हम डेवलपमेंट इंपेरेटिव को मान के चलते हैं तो इस सब का सारांश ये निकल रहा है मेरी नजर में, खासतौर से जो बातें हिमांशु जी ने करी, उनको मैं एक तरफ हमारे ईरान के रिश्ते और इजराइल के संग और अमेरिका के रिश्ते से जोड़ूंगा, और फिर ब्रिक्स से जोड़ूंगा, हम जो हमारा एक तरीके से विकल्प है। जो शक हिमांशु जी ने अभी जताया कि दोहरा गेम इजराइल हमेशा से खेलता रहा है, उसका आधार, उस देश का आधार, उसकी नींव ही दोहरेपन पे स्थापित हुई थी। जो ब्रिटेन ने उसको जिस प्रकार से स्थापित किया था, ये नाम से स्थापित किया था कि 2 स्टेट्स वहां एस्टैब्लिश किए जाएंगे और फिर ये पूरा पैलेस्टाइन को निगलने की फिराक में निरंतर रहे। उसके बावजूद हमारा देश उनके संग करीब से और करीबतम होता चला जा रहा है। जिस प्रकार का बिहेवियर अमेरिका दिखा रहा है कई सालों से, और ये जो हरकत चाबहार में इन्होंने करी है, हमारे डेवलपमेंट इंपेरेटिव पे, हमारे डेवलपमेंट इंटरेस्ट पे सीधा आघात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जैसे प्रशांत भाई ने बिल्कुल सही फरमाया, ये जो आईमेक की सारी बात है कि हम सऊदी अरेबिया से रेलवे लाइन और हाइफा से उसके ऊपर यूरोप वगैरह, ये सब हवाई बातें, पूरी तरीके से हवाई बातें। दूसरी ओर ये INSTC जो है, जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इंडिया के संग, उसमें इन्वेस्टमेंट मतलब बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसमें हिमांशु आए नहीं थे तब तक, मैं उस बात को अगर वो चाहेंगे तो मैं दोहरा भी दूंगा। मोटी बात यह है आनंद भाई कि जितनी भी मिनिस्ट्रीज की आपने चर्चा करी, आवश्यक आज की तारीख में यह है कि हमको अपने ट्रेड रिलेशंस को डाइवर्सिफाई करना निहायत जरूरी हो गया है। क्योंकि ये जो अनिश्चितताएं हैं, अनसर्टेनिटीज हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, उनसे निपटने के लिए और हमको बहुत जरूरी है कि हमारा ट्रेड सेंट्रल एशिया से बढ़े, हमारा ट्रेड ईरान से बढ़े। ये अमीर देश हैं, हमसे कहीं ज्यादा अमीर देश हैं। हमारा ट्रेड रूस से बढ़े। देखिए, रूस को हम नहीं के बराबर कुछ निर्यात करते हैं, हम आयात तो उनसे बहुत करते हैं, मगर हमारा बड़ा भारी ट्रेड डेफिसिट है उनके संग। ये ऐसा था नहीं। 40 साल पहले हम बहुत बड़े निर्यातक थे उनको, और आज हमारा मादा कहीं ज्यादा है। रूस को, कजाकिस्तान को, ये सारे कहीं ज्यादा विकसित हो चुके हैं 40 साल की बनिस्बत। तो इन वजहों से हमारी फॉरेन पॉलिसी इस प्रकार की होनी चाहिए कि चाबहार का और ईरान का साथ हम कतई न छोड़ें। जो रेलवे लाइन का इन्वेस्टमेंट होना बाकी है, यानी कि वो चाबहार से जाहेदान तक, देखिए, क्योंकि जाहेदान से मशाद तक तो रेलवे लाइन है, वो तो उनकी ईरानियन रेलवे नेटवर्क का भाग ही है। मगर आज की तारीख में अगर ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो ईरान के थ्रू जाता है, उसमें आपको चाबहार पे शिप से आया माल, उसको उतारा आपने, ट्रक से जाएगा, फिर वो ट्रक से जाहेदान तक जाएगा, और जाहेदान की रेलवे पोर्ट जो ड्राई कार्गो सेंटर है, वहां से फिर रेल, ये सब में कॉस्ट बढ़ती हैं। तो मैं ये फरमा रहा हूं, और ये हमें मालूम है कि वो इन्वेस्टमेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, ब्रिक्स का जो बैंक है जिसका सदस्य अभी जुलाई में ही उज्बेकिस्तान बन गया है, और उसका अपना हित है। क्यों हित है? क्योंकि आज की तारीख में जो INSTC का रूट जो है,
वो कैस्पियन सी के थ्रू, आप जैसे शुरू में फरमा रहे थे, वो जाता है बाकू और अजरबैजान होते हुए, वो जो है उज्बेकिस्तान की ओर नहीं जाता, तुर्कमेनिस्तान की ओर नहीं जाता। तो हमें अब कोशिश ये करनी है कि उसकी तरफ हमारा निवेश बढ़े। और आखिरी बात ये मैं कहूंगा कि जो बात हिमांशु जी ने कही कि चीन का कब्जा बढ़ा जा रहा है चाबहार पे, जो बात मैंने, जिसकी ओर इशारा मैंने भी किया था, तो बहुत जरूरी इस समय ये है कि उस कब्जे को हम बढ़ने ना दें। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान एक ग्रेट पावर की तौर पे उभरेगा, उभर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए इस साल हम ब्रिक्स के चेयर हैं। ब्रिक्स की जो उसमें जो 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 हमारी चेयरमैनशिप है, उसमें ब्रिक्स की रिलेशनशिप को हमें तिरस्कृत न करके, बल्कि उल्टा उसको कहीं ज्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता है। मगर कौन समझाए हमारी विदेश नीति निर्माताओं को। जी।